नमस्ते यूपी का हमारा आज का विषय है पॉश एक्ट द्वारा महिला सशक्तिकरण। बड़ी लाजमी सी चीज है कि जब तक देश की महिलाएं या महिलाएं सशक्त नहीं होती हैं तब तक देश का या समाज का कल्याण संभव नहीं है। बहुत बहुत बारीकी से इस चीज को हम सबको जानना चाहिए कि एक महिला जब सशक्त होती है तो वो केवल परिवार, समाज या देश को सशक्त नहीं करती बल्कि पूरे विश्व को सशक्त करती है। और बहुत एक जरूरी चीज है कि अगर वो काम करने घर से बाहर निकल रही है तो वर्क प्लेस पर वो सुरक्षित हो, स्वतंत्र दिमाग से वो काम कर सके। और इस राह में ये जो पॉश एक्ट है वो एक बहुत बड़ा हथियार है। क्या है पॉश एक्ट, किस तरह से महिला सशक्तिकरण में ये कारगर है, इन सब पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। मिलवाते हैं आपको हमारे आज के एक्सपर्ट से जो इस विषय पर बहुत सारी जानकारी हमें देने वाले हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट दिलीप कुमार श्रीवास्तव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप पॉश कमेटी के मेंबर हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लीगल एडवाइजर भी हैं। 500 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया अपीयरेंसेस आपके हो चुके हैं। हाँ, 1500 से सर ज्यादा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपसे। बहुत सारी हम बातें करेंगे इस विषय पर। थैंक यू वेरी मच। और सर इसी के साथ अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे पॉश एक्ट द्वारा महिला सशक्तिकरण पर हम बात करने वाले। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं का ये जो कानूनी ज्ञान है या जो कहें एक्ट्स है या जो उनके लिए कानून बनाए जाते हैं उसकी जानकारी होना सशक्तिकरण में कितना सहायक है? जरीना जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक डिस्क्लेमर है मेरा कि मेडिकल प्रोफेशन और लीगल प्रोफेशन में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी बात को समझाने के रेफरेंस में इस्तेमाल करते हैं जो आम आदमी के लिए ऑकवर्ड हो सकते हैं, बट हमें अपनी बात कहने के लिए उन शब्दों को इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो ऐसा कोई शब्द अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो आप और हमारे दर्शक कोई भी इस बात को ऑकवर्ड ना फील करें, उसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। अब जो आपका सवाल था कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो कानून की जागरूकता है कितनी जरूरी है, तो कानून बनाया ही समाज के लिए गया है और हमारे लिए ही बनाया गया है। ये मिसकंसेप्शन है कि कानून को पढ़ना और समझना अदालतों और वकीलों का काम है। अदालतों का काम होता है कानून के ऊपर अपना जजमेंट देना, वकीलों का काम होता है कानून पर इंटरप्रिटेशन करना, लेकिन जो आम जनता है उसको कानून समझना बहुत जरूरी है। और महिलाओं को विशेषता, क्योंकि महिलाओं को लेकर के हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग कानून बने हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको लेकर के अलग कानून बना है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड अलग बना हुआ है, उनके जॉब को लेकर के अलग बना है, उनकी प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग बना है, इक्वल रेम्यूनरेशन को लेकर के अलग बना है। तो हर सब्जेक्ट को लेकर के महिलाओं के लिए कानून बने हैं। और वर्क प्लेस को लेकर के जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो अलग बना है। जागरूकता इसलिए भी जरूरी होती है कि आप कानून का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएं, क्योंकि एक लीगल मोरालिटी होती है। अगर आपके अंदर वो लीगल मोरालिटी नहीं है और आप कानून का मिसयूज कर रहे हैं तो उसका नुकसान भी आपको हो सकता है। तो आप किसी भी चीज का मिसयूज ना कर पाए या आपको कोई बरगला ना पाए या आपसे आपके अज्ञानता का फायदा उठा करके आपसे कोई गलत काम ना करा पाए, इसलिए आपको हर चीज से अवेयर होना जरूरी है, स्पेशली कानून से तो बहुत ज्यादा होना जरूरी है। बिल्कुल। और सर जैसे कि हमने टॉपिक में देखा पॉश एक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि पॉश एक्ट जो है वो क्या है और किस तरह से महिलाओं के लिए सहायक है ये? आप पॉश एक्ट की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सी हिस्ट्री में ले चलता हूँ कि हमारे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के जब बातें शुरू हुई, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इस विषय पर 1916 में ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें लगा कि जो महिलाओं का राइट्स है, जो उनकी इक्वालिटी है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो 1916 में इस पर एक रिसर्च शुरू हुई और लगभग 30 सालों की रिसर्च के बाद एक कन्वेंशन बनाया गया सीडॉ के नाम से, और उस कन्वेंशन को इंटरनेशनल ट्रीटी में शामिल किया गया। और उस इंटरनेशनल ट्रीटी में फिर 1981 में वो ट्रीटी इंटरनेशनल फोरम पर आई। लगभग 100 देश उसके मेंबर बने और 1993 में भारत भी उस कन्वेंशन का हिस्सा सर कहीं ना कहीं इससे ये समझ में आ रहा है कि पूरे विश्व को ये जो महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हम करते हैं वो सशक्त करने की जरूरत लगती थी। बिल्कुल लगती है, पूरे भारत पूरे दुनिया को लगती है। और इस कन्वेंशन का जो आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 11 जो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 14, 15, 16, 19 और 21 है, बिल्कुल उन्हीं बातों को डिफाइन करता है कि महिलाओं की इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उन्हें फ्रीडम मिलना चाहिए, वर्क प्लेस पर उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनके राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, वो कहीं भी कोई भी काम करना चाहती हैं तो आजादी के साथ उन कामों को करें।
लॉ में किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, सबके लिए हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉश एक्ट बनाया गया था। जी सर, उद्देश्य क्या, मतलब जैसे महिलाओं की वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो उद्देश्य तो खैर बहुत हद तक आपने बताया। सर बेसिकली होता क्या है, किस किस तरह की दिक्कतें हो जाती महिलाओं को जिस वजह से ये जो एक्ट है वो कारगर रहता है उनके लिए? ये एक्ट क्यों बना, मैं पहले आपको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दूंगा तो विषय को समझना आसान हो जाएगा। राजस्थान स्टेट है हमारे यहाँ, उसमें जयपुर के पास एक गांव था, वहां पर भंवरी देवी नाम की एक महिला हुआ करती थी जो समाज सेवा में लगी हुई थी। और उस समाज सेवा को करते करते उन्होंने एक गांव में एक परिवार को चाइल्ड मैरिज करने से रोका। उस चाइल्ड मैरिज को रोकने, क्योंकि इस गांव में वो प्रथा थी बच्चों के विवाह को लेकर के, तो उस प्रथा को रोकने के लिए एक कुरीति सी फैली जिसकी वजह से उनका गैंग रेप हुआ। उस गैंग रेप के बाद जो केस था वो कोर्ट के पास गया, लेकिन कोर्ट ने उस केस में भंवरी देवी के दोषियों को बरी कर दिया। उसके बाद इस देश की बहुत सारी महिलाएं जागरूक हो गई, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो महिलाओं की जागरूकता पर काम करती थी, तो उन सब ने विशाखा नाम से एक PIL फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के सामने। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस एस्टेब्लिश करी जिसको अभी तक विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने पाया कि अगर वर्क प्लेस पर महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, तो जो हमारे आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स हैं ये उनका वायलेशन हो रहा है और महिलाओं को काम करने की पूरी आजादी नहीं मिल पा रही है। तो 1997 में उन्होंने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि वर्क प्लेस पर महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन यानी कि लॉ बनाया जाए। लेकिन जब तक लॉ नहीं फॉर्म होता है तब तक के लिए उन्होंने वो गाइडलाइंस एस्टेब्लिश करी, उसको विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है। और वो गाइडलाइंस हर वर्क प्लेस पर एप्लीकेबल हुई और हर वर्क प्लेस पर हर एम्प्लॉयर को उन गाइडलाइंस को फॉलो करना मैंडेट कर दिया गया। सर अनुपालन किस किस तरह से होता है इसका और किसको करना होता है? हाँ, 2000 पॉश एक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं पॉश एक्ट पर आता हूँ। 97 के डायरेक्शन के बाद 2013 में हमारी भारतीय संसद ने ये एक्ट बनाया पॉश, जिसका अब मतलब है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। और एक्ट का पूरा नाम है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट है कि महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए, उसको प्रोहिबिट किया जाए। और अगर किसी वजह से सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसका रिड्रेसल कैसे हो सकता है, वो सारी प्रक्रिया इस एक्ट में दी गई है। और इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी हर वर्क प्लेस पर है। हर वर्क प्लेस का मतलब कि वो वर्क प्लेस चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी का हो, किसी प्राइवेट व्यक्ति का हो, फर्म का हो, एसोसिएशन का हो, NGO हो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, नर्सिंग होम हो, हॉस्पिटल हो, मतलब कि कोई भी वो वर्क प्लेस जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के तहत काम हो रहा है, वहां पर इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी। सर आपने बताया कि लगभग देश के मतलब जितने भी वर्क प्लेसेस है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह के क्यों ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वर्क प्लेसेस होते हैं जहां सर महिलाएं नहीं होती हैं या महिलाएं काम नहीं कर रही थी। क्या उन जगहों पर भी इस तरह के एक्ट मतलब लागू रहते हैं और उनका अनुपालन करना पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है वर्क प्लेस पर कि हमारे ऑफिस में कोई महिला नहीं है तो क्या हमें इस एक्ट की कंप्लायंस करनी है। तो इस एक्ट की कंप्लायंस करने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपके वर्क प्लेस पर 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं। क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत दो तरह की कमेटियां बनती हैं, एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और एक लोकल कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है और लोकल कमेटी बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार में इसमें एक ऑफिसर डेजिग्नेट किया है, उस ऑफिसर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जिले के DM को, SDM को, कलेक्टर को या डेप्यूटी कलेक्टर को, किसी को भी सरकार ये दे सकती है जो लोकल कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो आपका सवाल था कि अगर महिला कार्यरत नहीं है तो क्या इस कमेटी को बनाना जरूरी है, द आंसर इज यस। महिला कार्यरत है या नहीं इससे मतलब नहीं होता है। और इस एक्ट में जिस महिला के साथ वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है उसके लिए कोई एज भी डिफाइन नहीं है। विमेन ऑफ एनी एज, मतलब कि आपने अगर एक ऑफिस खोला है या आपने शोरूम खोला है, दुकान खोली है, फैक्ट्री कुछ भी है, वहां कोई महिला कार्यरत नहीं है, बट विजिटर कैन बी अ वुमन। तो उसको प्रोटेक्ट, यहाँ पर महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया, एम्प्लॉयज को नहीं किया गया है। अगर एम्प्लॉयज को किया गया होता तो आपका सवाल सही था, बट दिस एक्ट इज फॉर वुमेन। वुमेन का सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पर ना हो।
तो वो वुमेन उस वर्क प्लेस पर नौकरी कर रही है नहीं कर रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, कहने का सर आपका ये मतलब है जो आ भी रही हैं महिलाएं किसी पर्पस से अगर आ रही हैं तो वो भी इस दायरे में आती हैं और उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो कस्टमर हैं वो भी इस एक्ट में आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने बताई और शायद ये बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पॉश एक्ट के तहत कमेटी बनती है वो कौन कौन सी होती है और कब कब किस किस तरह से बनाई जाती है कमेटी? ये सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कमेटी ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एक्ट का। और इसमें दो तरह की कमेटीज बनती हैं, एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और एक लोकल कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हर एम्प्लॉयर को बनानी होती है अगर उस वर्क प्लेस पर 10 या 10 से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। और ये मैंडेट है, यहाँ ऑप्शन नहीं है कि हमें बनानी है कि नहीं बनानी है। आपके वर्क प्लेस पर 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। और यहाँ पर कर्मचारियों की डेफिनेशन समझना भी जरूरी है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि कर्मचारी का मतलब जो हमारा रेगुलर एम्प्लॉय है उसी को कर्मचारी माना जाएगा, बट इस एक्ट के हिसाब से कर्मचारी का मतलब आपका चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉय हो, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो, आपके यहाँ ट्रेनी हो, आपके इंटर्नशिप पे आया हो, अप्रेंटिस कर रहा हो, या आपने किसी मैन पावर सप्लाई एजेंसी के थ्रू उसको लिया हो। इन एनी केस अगर आपके वर्क प्लेस पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी भी मोड में हो, वो 10 से ज्यादा है, तो आपको अपने यहाँ इंटर कंप्लेंट कमेटी को फॉर्म करना मैंडेटरी है। और जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं, अगर वहां पर कोई सेक्सुअल हरेसमेंट की घटना होती है तो उस घटना से रूबरू होने के लिए, उसकी शिकायत करने के लिए इस एक्ट में सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई कि वो लोकल कमेटी को फॉर्म करे। यानी कि अगर हम लखनऊ शहर की बात कर लें तो जो लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो एक लोकल कमेटी का फॉर्मेशन करें और उस लोकल कमेटी में हर उस वर्क प्लेस की शिकायत जाएगी जहां पर 9 से कम लोग काम कर रहे होंगे। जी सर, इसी में जब कमेटी बन जाती है या ओवरऑल अगर हम देखें जो पॉश एक्ट है तो इसके हिसाब से जैसे कि हमने शुरुआत से इस चीज को जाना है कि वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोका जाता है, तो मतलब कमेटी के हिसाब से या हम कहें पॉश एक्ट के हिसाब से सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो क्या है? ये मतलब कैसे समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेक्सुअल हरेसमेंट की इस एक्ट में बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं, लेकिन मैं दर्शकों की समझ के लिए एक लाइन में उसको सम अप कर देता हूं कि महिला के साथ किया गया कोई भी ऐसा व्यवहार जो उसको अनकंफर्टेबल फील करा दे, वो मोड कोई भी हो सकता है। मतलब आपने उसको गलत तरीके से देख लिया, आपने उसके प्रति कोई कमेंट पास कर दिया, उसके फिगर को लेकर, उसके कलर को लेकर के, या आपने उसको देख करके कोई ऐसा गाना गा दिया जो उसको कंफर्टेबल फील नहीं करा पा रहा है, या आपने उसको कोई ऐसा मैसेज भेज दिया, आपने मेल में फोटोग्राफी भेज दी, या वर्क प्लेस पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रमोशन देने का लालच देते हैं कि अगर आप ये करेंगे, अगर आप हमें सेक्सुअल फेवर देंगे तो हम आपको प्रमोशन दे देंगे। तो अगर हम सेक्सुअल फेवर लेकर के प्रमोशन देने की बात करते हैं या सेक्सुअल प्रमोशन ना देने के लिए हम डिमोट कर देने की बात करते हैं, अगर हमें सेक्सुअल फेवर नहीं मिल रहा है, तो कोई भी ऐसी कार्यवाही जिसकी वजह से उस महिला को अनकंफर्टेबल फील हो, वो सारी की सारी चीजें इस एक्ट में सेक्सुअल हरेसमेंट की परिभाषा में शामिल। सर, आपने ये तो बहुत अच्छा बताया कि इस तरह से, तो लेकिन एक चीज जो हमें लगता है हर महिला के सामने आती होगी अगर उसने कुछ भी इस तरह का गॉड ना करे फेस किया हो कोई चीज, कि अगर कमेटी है, मेंबर्स हैं कमेटी के, तो सर मेंबर्स के बारे में भी अब हम आपसे पूछेंगे क्योंकि इसी प्रश्न से संबंधित वो चीज है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को ये फील होता है वो भी तो ऑफिस का ही पार्ट है, अगर हमने कोई एक्शन लिया तो हमारी जॉब पर आ जाएगी या हमारी इमेज पर आ जाएगी या हमें जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, तो इस वजह से भी बहुत बार महिलाएं अपनी आवाज नहीं उठाती। तो सर ये जो मेंबर्स हैं ये कैसे, मतलब किस किस तरह से बनाए जाते हैं पॉश कमेटी के मेंबर्स, और ये एक्शन किस तरह से लेंगे? फिर देखिए, जो आपका सवाल है ना, यही ट्रॉमा महिलाओं के साथ रहता था जिसकी वजह से महिलाओं के साथ कोई गलत चीज हो भी रही होती थी। मतलब अगर हम देखें तो और वो इसीलिए है कि बहुत सारी महिलाओं को इस एक्ट की जानकारी नहीं है। और आज जो प्रोग्राम हो रहा है, मुझे लगता है इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को इन बातों को पता चलेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कानून बना देते हैं। लेजिस्लेशन का, कानून का बन जाना सफिशिएंट नहीं होता जब तक उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट ना किया जाए, और जिस उद्देश्य से वो बनाया गया उस उद्देश्य से उसको पूरा ना किया जाए। इस एक्ट को बनाने का कारण और भी था कि अक्सर ऐसा होता था कि महिलाओं के साथ कोई घटना हुई तो एक ही ऑप्शन होता था कि महिला को एफआईआर करानी है, लेकिन एफआईआर कराने जाना, फिर पुलिस वालों से वो सवाल पूछना, फिर पुलिस वालों की जो कार्रवाई होती थी उससे हर महिला, जो सभ्य घर की महिला है, वो कभी भी थाने जाना पसंद नहीं करती है, तो इसीलिए उसको अवॉइड कर देते थे।
तो अब महिलाओं को पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये जो इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी बनी है, इनको कोर्ट्स की पावर दी गई है। कोर्ट और पुलिस दोनों की पावर इन कमेटीज को है, और जो काम पुलिस कर सकती है वो पूरा का पूरा काम ये कमेटी करेगी। सर, मेंबर्स होते कौन है? मतलब ऑफिस के ही रहते हैं या उस तरह से? इसमें जो इंटरनल कमेटी है, जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जो वर्क प्लेस पर ही स्टैब्लिश होनी चाहिए, उसमें जो चेयरपर्सन होंगी, मिनिमम 4 मेंबर होने चाहिए। चेयरपर्सन महिला ही होंगी, क्योंकि तभी वो महिलाओं की बात को ठीक तरीके से सुन पाएंगी, और वो महिला उसी वर्क प्लेस पर सीनियर लेवल पर कार्यरत होनी चाहिए, और मिनिमम 50% संख्या महिलाओं की होनी जरूरी है। यानी कि अगर 4 मेंबर्स की कमेटी बन रही है तो 2 महिला होना जरूरी है, और इन 4 में से 3 लोग जो होंगे उसी वर्क प्लेस से होंगे, और 1 मेंबर आउटसाइडर होगा, ताकि कोई पार्शियलिटी ना होने पाए। वो आउटसाइडर मेंबर किसी एनजीओ के मेंबर भी हो सकते हैं, कोई जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, जो वकील हैं, वो हो सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो महिलाओं के लॉस की जानकारी रखता हो, लेबर लॉस की जानकारी रखता हो, जो सोशल सिक्योरिटीज पर काम करता हो, या जिसने महिलाओं के सशक्तिकरण पर बहुत सारा सोशल वर्क किया हो, वो इस कमेटी का मेंबर होगा। और ये मैंडेट है कि एक्सटर्नल मेंबर आपको नहीं रखा है आपने, तो आपकी कमेटी वो लीगल कमेटी नहीं मानी जाएगी। इसी तरीके से जो लोकल कमेटी का फॉर्मेशन डीएम को करना होता है, उसमें 2 सरकारी लोग होते हैं और 3 गैर सरकारी लोग होते हैं, और ये मैंडेट है कि उसकी भी चेयरपर्सन महिला ही होंगी, लेकिन वो सरकारी नहीं होंगी, क्योंकि हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ फेवर ना होने पाए, इसलिए उसमें जो महिला होंगी वो कोई भी ऐसी व्यक्ति होंगी जो महिलाओं के ऊपर काम करती हो, जिन्हें महिला कानून की जानकारी हो, वो उस लोकल कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। एक महिला सरकारी विभाग से होना जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि वो महिला SC, ST, OBC या माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही हों। अच्छा। और जो हमारे सरकार का महिला एवं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसके ऑफिसर जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर बाय डिफॉल्ट माने जाते हैं, और उसमें भी जो एक एक्सटर्नल मेंबर होंगे वो इसी विषय से संबंधित होने चाहिए। तो इंटरनल कमेटी में मिनिमम 4 मेंबर, एक्सटर्नल और जो लोकल कमेटी है उसमें मिनिमम 5 मेंबर होना जरूरी है, और दोनों ही कमेटी की जो चेयरपर्सन होंगी वो महिला ही होंगी। मतलब फॉर्मेशन कुछ इस तरह का किया गया ताकि पार्शियलिटी ना हो, या ऐसा कोई दबाव ना हो। और एक्सटर्नल मेंबर होना इसलिए जरूरी है कि आपके ऊपर ऑफिस का प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉयर के प्रेशर में आ सकता है। तो जो एक्सटर्नल मेंबर होगा वो किसी के प्रेशर में नहीं होगा, एक बायस जजमेंट नहीं होना चाहिए, इस वजह से एक्सटर्नल मेंबर का होना भी मैंडेट किया गया है। सर, पॉश एक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो एग्जैक्टली जो वर्क प्लेस की परिभाषा या वर्क प्लेस वो क्या है? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये छोटी छोटी जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वर्क प्लेस को अगर हम कॉमन शब्दों में बात करते हैं तो जहां पर काम किया जा रहा है, लेकिन इस एक्ट के हिसाब से वर्क प्लेस उतना ही 4 दीवारी में कन्फाइंड नहीं है। जैसे मैं आपका ही एग्जाम्पल ले लेता हूं कि आप अगर दूरदर्शन की तरफ से शूट करने कहीं जा रही हैं, तो आप जिस प्लेस पर शूट करने जा रही हैं वो प्लेस भी वर्क प्लेस की परिभाषा में ही काउंट होगा। या जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं वहां आपने सुना होगा कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर लाने ले जाने के लिए कैब की फैसिलिटी ऑफिस देती है। तो वो जो कैब है, अगर वो कैब ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड करी गई है तो वो कैब भी वर्क प्लेस की परिभाषा में आएगी। मतलब कि अगर कोई महिला ऑफिस से निकली, उस कैब में बैठी और कैब में ड्राइवर ने उससे कोई बदतमीजी कर दी, तो वो कैब भी वर्क प्लेस की परिभाषा में ही आएगी। जैसे कि सर हम लोगों ने कमेटी की बात कर ली है, शिकायत की मतलब किस किस तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं, किस किस तरह से अपनी आवाज उठा सकती हैं वर्क प्लेस पर, ये आपने बता दिया। अब सर हम बात करना चाहेंगे आपसे कि शिकायत प्रक्रिया क्या रहती है? मतलब अगर एक महिला जा रही है कमेटी के पास और शिकायत करती, तो किस किस तरह से इसका एक्शन लिया जाता है, और किस किस तरह से मतलब जो भी आगे की सुविधाएं उस महिला को दी जाती है? देखिए, लॉ में जितनी भी चीजें होती हैं टाइम बाउंड होती हैं, मतलब एक समय सीमा होती है, आपको वो कार्यवाही उस समय सीमा के अंदर ही करना होता है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत को लेकर के भी समय सीमा है। आपके पास जब सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ उससे 3 महीने के अंदर, या सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस हैं, मतलब मान लीजिए एक बार हुआ, महिला ने अवॉइड किया, दोबारा हुआ, तिबारा हुआ, तो जो सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस हैं उसमें लास्ट इंसिडेंट से 3 महीने के अंदर उस महिला के लिए मैंडेटरी है कि वो शिकायत उस कमेटी के सामने दर्ज करा दे, और वो शिकायत वर्बल नहीं होगी, वो राइटिंग में ही होनी चाहिए। और एविडेंस, जो साक्ष्य होते हैं उसकी बहुत महत्वता होती है कानूनी कार्रवाई में। तो एविडेंस अगर कोई है तो एविडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि लॉ में एक शब्द आता है ओनस टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो अगर किसी महिला ने शिकायत करी है किसी पुरुष के खिलाफ कि इसकी वजह से मुझे सेक्सुअल हैरेसमेंट की फीलिंग हुई है,
तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है ये सिद्ध करना महिला की जिम्मेदारी होती है। अच्छा। सिर्फ शिकायत कर देने से कुछ नहीं होता है कि आपने किसी के भी खिलाफ, इसको मिसयूज ऑफ लॉ कहते हैं कि आपने किसी से बदला लेना या किसी से आपको कोई पर्सनल ग्रज है तो आपने उसके खिलाफ शिकायत कर दी, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्रूफ देना होगा और 3 महीने के अंदर लिखित में आपको अपनी शिकायत उस कमेटी के सामने देनी होगी। तो हम चाहेंगे, वक्त हमारे पास कम है, कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहें और खासकर महिलाओं को जो इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं। ये विषय बहुत लंबा है और इसमें बहुत सारी भी जानकारियां हैं जो महिलाओं के लिए जरूरी हैं, लेकिन मैं समय की कमी को देखते हुए जरूर कहना चाहूंगा ये संदेश महिलाओं के लिए नहीं है, ये संदेश एम्प्लॉयर्स के लिए है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के लिए है जिनके ऊपर ये बाध्यता है। इस एक्ट की अवेयरनेस प्रोग्राम कराना ये एम्प्लॉयर के ऊपर स्टैच्यूटरी लायबिलिटी और मैंडेटरी है कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज के लिए, कमेटी मेंबर्स के लिए टाइम टू टाइम अवेयरनेस सेशन कराना चाहिए। और मैं महिलाओं को ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप वर्क प्लेस पर काम कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं तो हर महिला के घर से कोई ना कोई बच्ची, कोई ना कोई महिला कहीं ना कहीं काम करने जरूर जाती है, स्कूल में पढ़ने जरूर जाती है। तो इस एक्ट की जागरूकता के लिए आप इस एक्ट के बारे में पढ़ें और अपने एम्प्लॉयर से, या आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज मैनेजमेंट से ये जरूर कहें कि इस एक्ट को लेकर के जो अवेयरनेस सेशंस हैं वो होने चाहिए और होंगे, जागरूकता फैलेगी तो महिला अपने आप में सशक्त हो जाएगी। बिल्कुल, जागरूकता बहुत जरूरी चीज है हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे महिला हो पुरुष हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।